सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटीफुल केट के बारे में। ये कहानी है एक परिवार की, इसमें जुड़वा भाई बहन रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जो चीज इन्हें सालों तक परेशान करती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम नेड नाम के आदमी को देखते हैं जो अभी अपने होम टाउन वापस जा रहा है अपने पिता से मिलने के लिए। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। कार में उसके साथ उसकी मंगेतर बैठी है जिसका नाम है टोनी। नेड अपने परिवार के बारे में बता रहा होता है टोनी को, तभी एक कंगारू आकर के टकरा जाता है इनकी गाड़ी से और कंगारू की मौत हो जाती है। अब इनके पूरे शीशे पर खून लगा हुआ है। इस चीज को देखने के बाद डर जाती है टोनी। नेड उसे संभालता है और ये लोग पहुंच जाते हैं उसके होम टाउन। यहाँ आने के बाद टोनी देखती है कि नेड का घर एक वीराने में है। वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि अच्छी जगह को छोड़कर वो लोग इस जगह पर आ गए हैं और उसे पता नहीं कि कितना समय अब उन्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। जैसे ही नेड घर के अंदर दाखिल होता है उसकी मुलाकात होती है अपनी बहन से जिसका नाम है सैली। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखने के बाद खुश हैं, लेकिन सैली जब टोनी से मिलने जाती है तब उसकी शक्ल देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि टोनी बिल्कुल भी खुश नहीं है। सैली को कहीं ना कहीं अंदाजा होने लगता है कि टोनी एक गोल्ड डिगर है जो पैसों के लिए है उसके भाई के साथ। उसे बस सुख सुविधा चाहिए, न कि उसके भाई का साथ। सैली नेड को कहती है कि मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ पापा के पास। नेड कहता है कि नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, उन्हें सोने दो। उन्हें जगाना अभी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। फिर ये दोनों आकर के कमरे में सो जाते हैं। पूरे घर को देखने के बाद टोनी को एहसास होता है कि नेड का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था क्लेव, जिसके बारे में अभी ये लोग बात नहीं करते। सुबह सुबह ये दोनों जैसे ही उठते हैं नेड की मुलाकात होती है अपने पिता से जिसका नाम है ब्रूस। जब ये दोनों बातें करते हैं तो ब्रूस पहली बार बताता है अपनी बीमारी के बारे में कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। नेड बात करते रहता है यहाँ पर ब्रूस से। सैली इन सारी चीजों को देख रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो टोनी के साथ चला जाता है। टोनी भी यहीं पर खड़ी थी। ये बात सैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगली बार जब वो नेड से बात करती है तो कहती है कि तुम्हें पता था कि हमारे पिता कितने ज्यादा बीमार हैं। तुम्हें अकेला आना चाहिए था, न कि उस लड़की को लेकर के। अगर तुम अकेले आते तब तुम पिताजी के साथ ज्यादा समय बिता पाते, लेकिन तुम्हें तो उस लड़की को लेकर के आना था। इन बातों को सुनने के बाद अब नेड भी भड़क जाता है और कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं यहाँ पर आ गया। मैंने आने से मना नहीं किया, मैं आ गया वही बड़ी बात है। इतना कहते ही वो सैली को कहता है कि जैसे ही मौत होगी पिताजी की, ये घर तो तुम्हें मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। सैली कहती है कि मुझे या किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये घर पहले से बैंक में मॉर्गेज हो रखा है, जैसे ही उनकी मौत होगी ये घर बैंक के हवाले चला जाएगा। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जो पूरे परिवार का फोटो एल्बम देख रही है। तब उसे एहसास होता है कि नेड की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम था केट, लेकिन एक एक्सीडेंट के दौरान केट के साथ साथ इसका बड़ा भाई भी मर गया जिसका नाम था क्लेव। और अब परिवार में उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता, वो लोग उनका नाम तक नहीं लेते। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है नेड को एहसास होता है कि ब्रूस कितना दुखी है। ब्रूस रात भर रोते रहता है, लेकिन नेड नहीं जाता उसकी मदद के लिए क्योंकि वो जानता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले ब्रूस का दुख कम नहीं होने वाला है। इसी बीच नेड के हाथ अपने पिता का बैच लगता है। बैच देखने के बाद उसे याद आता है कि बचपन में वो बैच के साथ खेला करता था। नेड अब लिखना शुरू कर देता है। बहुत सारी उसकी बचपन की झलकियां हैं और इस परिवार के साथ बिताए हुए पल हैं जो उसे आज भी परेशान कर रहे हैं। उसे लगता है कि अगर वो उन सारी चीजों को लिखेगा तभी उसका दर्द कम होगा। वैसे ही लिखते रहता है। रात भर लिखने के बाद वो सो जाता है, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो दोबारा लिखना शुरू कर देता है। तभी ब्रूस आता है नेड के पास। वो उसके सामने बैठता है और कहता है कि आज मुझे केट और क्लीफ की बहुत याद आ रही है। मैं अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन दोनों की मौत कैसे हो गई। सब अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ न कुछ तो पता था उनके बारे में। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई और उनकी मौत का असली कारण क्या है। ब्रूस कहता है कि हम सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे जब उनकी मौत हुई थी, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और तुम यहाँ से चले गए। वो ऐसा समय था जब तुम्हें हम सारे लोगों को संभालना चाहिए था, लेकिन तुम बुज़दिलों की तरह भाग गए। नेड कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ब्रूस उसे रोकते रहता है मगर नेड बाहर आ जाता है। बाहर वो देखता है कि टोनी बैठी हुई है एक जार पर जिसे इन लोगों ने घोड़े की तरह बांध करके रखा है। वैसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि वो हॉर्स राइडिंग कर रही है और टोनी भी उसकी मदद करता है। तभी टोनी को याद आती है एक लड़की जिसका नाम था तमारा। तमारा को भी वो राइडिंग सिखा रहा था। तब इस चीज को देखने के बाद केट भड़क गई थी कि आखिर वो तमारा से ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी कहानी आती है वर्तमान से। हम टोनी को देखते हैं जो जाती है सैली के पास और उसे कहती है कि तुम दिन भर ऐसे ही काम करती रहती हो। तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। तुम ब्रूस की बेटी नहीं बल्कि नौकरानी हो जो सबका ख्याल रखती हो। सैली अब देखने लगती है टोनी की तरफ। टोनी को एहसास होता है कि उसने गलत बोला है, तब वो माफी मांग करके चली जाती है। रात को सैली जाती है नेड के पास और कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूं। अब तुम्हें ये ख्याल रखना पड़ेगा पापा का। मैंने सारी चीजों को लिख दिया है इस पेपर, इसे ध्यान से पढ़ लो। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लो, मुझे आने में थोड़ा समय लग सकता है। तब नेड मान जाता है कि वो ख्याल रखेगा सबका और सैली यहाँ से चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे अब टोनी की हालत खराब हो रही है। टोनी गुस्से में आती है नेड के पास। वो देखती है कि नेड अभी भी राइटिंग कर रहा है। वो नेड को कहती है कि मैं यहाँ पर आई थी तुम्हारे लिए, लेकिन जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे भूल गए हो। मैं इस 4 दीवारी में कैद हो चुकी। मुझे एंटरटेन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोर हो रही, लेकिन नेड इन बातों पर ध्यान नहीं देता। तब वो चली जाती है ब्रूस के फोटो के पास और उससे छेड़खानी करने लगती है ताकि नेड कुछ बोले, लेकिन नेड तब भी कुछ नहीं बोलता। वो बस लिखते रहता है। तब टोनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्या लिख रहे हो? इस जमाने में अब किसी को भी पढ़ने में रुचि नहीं है। नेड समझ जाता है कि टोनी बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो उसके पास चला जाता है। धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं। तब टोनी अलग अलग तरीके की आवाजें निकालता है। इन आवाजों को सुनने के बाद नेड रुक जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि ऐसी आवाजें कौन लड़कियां निकालती हैं जो इन सारे काम को पैसों के लिए करती हैं। टोनी नेड को कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब भी हम इंटीमेट होते हैं तुम कभी भी मेरी आंखों में नहीं देखते और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वेश्या हूँ। इन बातों को सुनने के बाद नेड थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और दोबारा करीब आने लगता है टोनी के। इस बार वो उसकी आंखों में देख रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है और कहता है कि इस घर में मैं ये नहीं कर सकता, ये घर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तब टोनी गुस्सा होकर के चली जाती है। दूसरी तरफ हम ब्रूस को देखते हैं जो अपनी कुर्सी पर बैठ करके खाना खा रहा है, लेकिन वो अपने खाने को फेंक देता है और रुक जाता है व्हील चेयर से ताकि अपने पैरों पे चल सके, लेकिन वो 2 कदम भी नहीं चल पाता और गिर जाता है जमीन पर। तभी यहाँ पर टोनी आती है और ब्रूस को उठा करके बिस्तर पे लिटा देती है। वो देखती है कि सारा का सारा कमरा बिखरा पड़ा हुआ है। वो सबको ठीक करने लगती है। तभी बाहर इन्हें कुछ जलने की आवाज सुनाई पड़ती है। टोनी बाहर देखती है। तब उसे पता लगता है कि नेड वर्कशॉप की सारी चीजों को जला रहा है। जैसे ही ब्रूस को ये बात पता लगती है वो गुस्सा हो जाता है और टोनी को कहता है कि तुम इस पागल आदमी के साथ क्या कर रही हो? वो उम्र में भी तुमसे दुगना है। तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो। तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि हॉलीवुड में होना चाहिए। नेड बताती है कि वो सच में एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। इन बातों को सुनने के बाद ब्रूस कहता है तो तब तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि फिल्म लाइन में उम्र का कितना तकाजा है। अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा होगी तो वो चीज तुम्हारे शक्ल पर दिखेगी और तब तुम कभी भी अपना करियर नहीं बना पाओगी। तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। टोनी को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसी बात कही है जिसे सुन करके उसे लगा हो कि कोई उसकी परवाह करता है। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं नेड को। जब वो सारी चीजों को जलाता है उसके बाद बाथरूम में आता है नहाने, लेकिन बाथरूम के अंदर दाखिल होते ही उसे याद आता है कि थोड़े समय पहले क्या हुआ था। जब वो जवान था तब वो ऐसे ही एक दिन बाथरूम में घुसा था। तब उसने देखा कि अंदर केट है, वो भी बिना कपड़ों के। फिर वो उसे देखने लगा। तब केट उस पर गुस्सा हो गई और नेड जाकर के अपने कमरे में बैठ गया। केट को लगा कि नेड को बुरा लग गया है। तब वो सिर्फ तौलिए में आ गई उसके कमरे में और उसके बराबर में लेट गई। उसने नेड को कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो रोने लगी। तब धीरे धीरे नेड उसके करीब आने लगा और उसने केट से कहा कि तुम रो क्यों रही हो? तब वो कहती है कि मुझे माँ की याद आ रही है। वैसे ही रोने लगी। तब नेड धीरे धीरे उसके और करीब आया उसे संभालने के लिए, लेकिन नेड को एहसास नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या महसूस हो रहा है। वो धीरे धीरे केट के साथ इंटीमेट होने लगा। तब केट ने उसे रोका। केट के रोकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा था। तब वो अपना मुंह छुपा करके रोने लगा और समय ऐसे ही बीतने लगा। अब नेड बिल्कुल भी केट के सामने नहीं जाता था। केट उसे ढूंढती रहती थी। एक दिन केट ने उसे ढूंढ लिया। नेड बैठा हुआ था एक अंधेरे कमरे। तब वो उससे कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। इतना कहने के बाद वो नेड को बाहर लाती है। तब ये दोनों एक साथ दोबारा खेलने लगते हैं। कहानी आती है वर्तमान समय। हम टोनी को देखते हैं जो नेड की सारे पेपर्स को पढ़ रही है जिसमें उसने अपनी पूरी जीवन की कहानी लिखी है। वो यहाँ पर केट के बारे में पढ़ लेती है। जैसे ही नेड उसके सामने आता है वो उससे कहती है कि तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे अपनी बहन के साथ। नेड कहता है कि नहीं, ये बस एक फिक्शनल स्टोरी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मगर टोनी उसकी बातों को नहीं सुनती। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर टोनी कहती है कि तुम्हें घिन आनी चाहिए अपने आप के ऊपर कि तुमने ये सब किया है। नेड उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, मगर रात में ही टोनी यहाँ से भाग जाती है। तब नेड गुस्से में आता है ब्रूस के कमरे में और उससे कहता है कि तुमने टोनी से क्या कहा? अगर वो यहाँ से गई है इसमें तुम्हारा ही हाथ होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मर जाओ। तुम जीना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते और अगर तुम जल्दी नहीं मरे तब मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहने के बाद नेड बाहर आता है और कार लेकर के जाने लगता है टोनी के पीछे। वो बहुत कोशिश करता है मगर टोनी नहीं रुकती। वो चली जाती है। तब नेड रोना शुरू कर देता है। उसकी पास्ट की झलकियां उसे पहले से ही परेशान कर रही थी और इसी बीच उसे छोड़ करके टोनी भी चली गई। वो जमीन पर गिर करके रोने लगता है। तभी उसे केट की आवाज आती है और याद आता है कि एक रात जब वो सो रहा था तब केट उसे गुड नाइट कहने के लिए आई। उस समय उसने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था। वो धीरे धीरे करीब आने लगी नेड के। नेड इन सारी बातों को भूलना चाहता है। सुबह सुबह वो जाता है ब्रूस के कमरे में। तब वो देखता है कि ब्रूस ने उस पर बंदूक तान करके रखा है, क्योंकि कल रात नेड ने उसे धमकी दी थी। नेड ब्रूस को कहता है कि आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात मैंने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी और टोनी भी मुझे छोड़ के चली गई, इसीलिए मैं अपना आपा खो बैठा था। मैं आज आपको सब कुछ बताता हूँ। क्लिप ने खुद अपनी जान ली थी क्योंकि उसकी वजह से केट की मौत हुई थी। जब एक्सीडेंट हुआ तब केट मर गई और क्लिप जिंदा बच गया।
उसे लगा कि उसी ने ये सब कुछ किया है। वो इस बात को पचा नहीं पाया और अपनी जान ले ली। इतना कहने के बाद वो संभालने की कोशिश करने लगता है ब्रूस को। तब ब्रूस रोने लगता है और कहता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम शराब पियो, शराब तुम्हें बदल करके रख देता है। अब यहाँ से कहानी दोबारा जाती है फ्लैशबैक में। हम नेड को देखते हैं जो एक रात घर पे आता है नशे की हालत में। उसके सर पे चोट लगी है। वो थोड़ी देर बाहर रहता है, फिर चला जाता है बगल के नदी में नहाने के लिए। नहाते समय उसकी नजर पड़ती है केट पे, जो उसे देखने के बाद नदी के अंदर चली आती है बिना कपड़ों के और धीरे धीरे नजदीक आने लगती है नेड के। नेड भी अपने आप को नहीं रोक पाता और ये दोनों नदी के किनारे इंटीमेट हो जाते हैं। अब कहानी आ जाती है वर्तमान समय में। हम देखते हैं कि नेड ब्रूस को नहला रहा है। नहलाने के बाद वो उसे बिस्तर पे सुला देता है और जाने लगता है उसका नाश्ता बनाने के लिए। तब ब्रूस कहता है कि तुम्हें केट की याद नहीं आती? उसकी आवाज घूमते रहती है मेरे सर में और क्लिफ की भी। नेड कहता है कि नहीं और बाहर आकर के वो उसी नदी को देखने लगता है जहाँ पर वो पहली बार इंटीमेट हुआ था केट से। दोबारा वो जैसे ही अंदर आता है उसे याद आता है कि उस रात इंटीमेट होने के बाद जब वो लोग अंदर आए थे तब केट उससे मजाक कर रही थी। तभी नेड ने सैली से पानी मांगा, लेकिन सैली ने उसे पानी देने से मना कर दिया और अजीब तरीके से घूरने लगी। नेड को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जो भी इनके बीच हुआ था नेड को वो चीजें परेशान करने लगी, लेकिन केट पर इन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ था। एक दिन वो नेड को कहने लगी कि जल्दी ही क्लिफ वापस आ रहा है, तब हम तीनों एक साथ नहाने के लिए जा सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद नेड गुस्सा हो जाता है और वो जवाब नहीं देता केट का। तब केट गुस्सा हो जाती है। जैसे ही क्लिफ आता है वो देखता है कि नेड अब इनके साथ नहीं बैठता। तब वो पूछता है केट से। केट कहती है कि एक दिन वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। इस बात से क्लिफ भड़क जाता है और मारना शुरू कर देता है नेड को। इनकी लड़ाई को देखने के बाद केट बुला के लाती है ब्रूस को। ब्रूस इन्हें अलग करता है, लेकिन वो नेड को कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही लड़ाई की होगी अपने भाई से। वो क्लिफ को कहता है कि केट को लेकर के तुम क्रिसमस पार्टी में जाओ। नेड उसे लेकर के नहीं जाएगा। केट नेड से कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती और क्लिफ के माथे को चूमने लगती है। नेड इन चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहा है। तभी कहानी आ जाती है वर्तमान समय में। हम ब्रूस और नेड को देखते हैं। ब्रूस नेड को कहता है कि मुझे पता है मेरे तीनों बच्चों ने मुझे कभी उतना पसंद नहीं किया जितना अपनी माँ को पसंद किया। मैं तुम लोगों को तैयार करना चाहता था बाहरी दुनिया के लिए। मैं जानता था कि बाहरी दुनिया में क्या होता है और लोगों को कितना टफ बनना पड़ता है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ये दुश्मन बना दिया। इन बातों को सुनने के बाद भी नेड शांत रहता है। तभी कहानी दोबारा जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है क्रिसमस पार्टी का दृश्य। यहाँ पर केट, नेड और क्लिफ तीनों आए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद केट आती है नेड के पास और उसके कान में कहती है कि वो दोबारा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। वो सच में उससे प्यार करती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। मगर नेड कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मुझसे दूर हटो। इतना कहने के बाद वो चला जाता है तमारा के पास और उसे किस करने लगता है। केट जब इन सारी चीजों को देखती है तब उसका दिल टूट जाता है। वो पार्टी में रोने लगती है। नेड तमारा को लेकर के चला जाता है बाहर। केट समझ जाती है कि अब ये दोनों इंटीमेट होंगे। वो क्लिफ के साथ घर वापस आने लगती है। रात में जब नेड वापस आ रहा होता है तभी वो देखता है कि क्लिफ की गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी जाकर के टकरा चुकी है एक पेड़ से। वो भागते हुए आता है गाड़ी के पास, देखता है कि अंदर लाश पड़ी हुई है केट की, जिसका एक्सीडेंट हो गया है। वो उसे गले से लगा करके रोने लगता है। वो देखता है कि अंदर क्लिफ नहीं है, तब वो उसे जोर जोर से आवाज देता है। अब कहानी दोबारा आती है वर्तमान समय में। हम सैली को देखते हैं जो वापस आ गई है। वापस आने के बाद वो बात करती है नेड से कि जब वो गई थी तब यहाँ पर क्या हुआ। नेड कहता है कि मैंने ब्रूस का अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो ब्रूस का खाना लेकर के जाने लगता है। तब सैली उसे कहती है कि रुक जाओ, फिर से मामले को खराब मत करो। तुम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खराब कर चुके हो। मुझे पता था तुम्हारे और केट के बारे में। इन बातों को सुनने के बाद नेड रुक जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। सैली कहती है कि उस रात मैं भी नदी के पास आई थी। मैंने तुम दोनों को देखा था कि तुम क्या कर रहे हो। मैं बहुत छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे लगा कि तुम उसे पीट रहे हो। मुझे बहुत समय लगा इस चीज को समझने में। जहाँ तक मेरा अनुमान है केट और क्लिफ भी यही करते थे। तुम्हें क्या लगता है क्लिफ ने अपनी जान क्यों ली? क्योंकि उसकी वजह से केट मरी? नहीं, उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसने गलत किया है। केट के मौत के बाद उसने अपनी भी जान ले ली ताकि वो भी इस पाप से मुक्त हो जाए। नेड कहता है कि मुझे भी यही लगता है। मैं ये सारी चीजें ब्रूस को आज बताने वाला हूँ। वो हमेशा पूछते रहता है कि आखिर कारण क्या था। इतना कहने के बाद वो अंदर जाने लगता है। तब सैली उसे रोकती है और कहती है कि उन्हें कुछ मत बताओ, वो जल्दी ही मरने वाले हैं। इन बातों को सुनने के बाद वो अपने आप को कभी शांत नहीं रख पाएंगे, लेकिन नेड नहीं मानता। वो चला जाता है ब्रूस के कमरे में और कहता है कि क्रिसमस की पार्टी में हम सारे लोग एक साथ गए थे। केट मेरी जिम्मेदारी थी। वो मेरे साथ घर वापस आना चाहती थी, लेकिन मैंने तमारा को चुना। मैं तमारा के पास जाने लगा। तब क्लिफ लेकर के घर आने लगा केट को। अगर उस रात मैं केट को घर लेकर के आया होता तब कहीं क्लिफ और केट दोनों जिंदा होते। ये सब कुछ मेरी गलती है। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है और यहाँ पर पहली बार ब्रूस को डैड कह के बुलाता है। तब ब्रूस भी रोता है। सुबह सुबह जैसे नेड की आंख खुलती है वो देखता है कि सैली उसके पास खड़ी है। वो बताती है कि ब्रूस की मौत हो गई है। ये सारे लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद जब ये लोग वापस आते हैं तब नेड पूछता है सैली से कि अब तुम कहाँ जाने वाली हो, तुम कहाँ रहोगे।
सैली बताती है कम्युनिटी के बारे में कि वो अपना पूरा समय वहीं पर बिताएगी और वहीं काम भी करेगी। नेड कहता है कि ब्रूस को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट तुम थी। हमारे परिवार में तुम ही एक ऐसी थी जिसने कभी भी परिवार का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा सबको एक करने की कोशिश की। हम सारे लोग अलग अलग भागते रहे, कोई अपने आप से भागा तो कोई एक दूसरे से भागा, लेकिन तुम हमेशा यहीं पर रही। तुम्हारे अंदर हमेशा ही शांति थी, जिस शांति की तलाश में हम भटकते रहे। ब्रूस को तुम्हारे ऊपर गर्व होना चाहिए था। इतना कहने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नेड जब वापस आ रहा होता है, सीट बेल्ट लगाते समय उसे टोनी का नेम टैग मिलता है, जिसे देख करके वो मुस्कुराने लगता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो